Hello everyone, welcome back to Devradi Pathshala. So guys, today topic of discussion is the PI3 kinase, AKT and mTOR pathway. ठीक है, तो आज के इस सेशन में हम लोग जो है वो AKT एंड mTOR पाथवे को डिस्कस करने जा रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि मैं ये टॉपिक लेकर आऊँ, ये समझाऊँ, तो इसीलिए मैं ये लेकर आई हूँ। एक्चुअली ये बीच से टॉपिक है, ठीक है। सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग जो यूनिट है आपकी उससे ये टॉपिक है, जिसमें सेल सिग्नलिंग में हम ये पढ़ते हैं। और मैं यूट्यूब पे आपको सेल सिग्नलिंग भी कंप्लीट पढ़ाऊँगी, जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा तो मैं कंप्लीट उसे कवर करवाऊँगी, ठीक है। सो ये बीच का टॉपिक है। अगर किसी स्टूडेंट को समझ नहीं आता है AKT और mTOR पाथवे, तो वो जो है इस वीडियो के थ्रू इजीली समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो भी स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं CSI, नेट, गेट, ICMR, DBT, JRF के लिए, साथ ही साथ MSc एंड BSc स्टूडेंट्स के लिए भी टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है गाइज। तो वीडियो पे चलने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें। सो ये मेरी प्रोफाइल है, अगर कोई स्टूडेंट मुझे नहीं जानते हैं प्रोफाइल के थ्रू जान सकते हैं। और यहाँ पे कुछ रेफरेंसेस हैं जहाँ से आप लोगों के लिए नोट्स लेकर आती हूँ फॉर सेल सिग्नलिंग, ओके, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है mTOR पाथवे और AKT पाथवे। इसको हम लोग जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब इस पाथवे को पढ़ने से पहले हमें कुछ सेल सिग्नलिंग के मैं बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जैसे आप लोगों ने, अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा GPCR रिसेप्टर क्या होते हैं, एंजाइम कपल्ड रिसेप्टर क्या होते हैं। मेनली दो टाइप के रिसेप्टर बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं सेल सिग्नलिंग में, एक तो GPCR और एक एंजाइम कपल्ड रिसेप्टर। तो जो हमारा AKT और mTOR पाथवे है ये एंजाइम कपल्ड रिसेप्टर से ही लिंक्ड है। अब एंजाइम कपल्ड रिसेप्टर क्या होते हैं, जैसे कि ये नाम से ही पता चल रहा है, ये ऐसे रिसेप्टर होते हैं, इनमें भी जैसे GPCR रिसेप्टर में साइटोप्लाज्मिक डोमेन होता है, एक ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन होता है, एक आउटर डोमेन होता है, 3 डोमेन प्रेजेंट होता है। एंजाइम कपल्ड रिसेप्टर में भी सेम 3 टाइप के डोमेन्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो इसका साइटोप्लाज्मिक डोमेन है वो क्या करता है, एक एंजाइम की तरह एक्ट करता है। या तो वो एक एंजाइम की तरह एक्ट करेगा, या फिर वो किसी ऐसे प्रोटीन के साथ एसोसिएट होगा जो कि एंजाइम की तरह बिहेव करेगा ऑन एक्टिवेशन। जब कोई भी सिग्नलिंग आएगी, जब वो एक्टिवेट होगा तो वो किसी ऐसे प्रोटीन के साथ में को अपने आप में अटैच करवा लेगा जो कि एंजाइम की तरह काम करे। आई बात समझ में? तो उन्हें ऐसे टाइप के रिसेप्टर्स को हम क्या बोलते हैं, एंजाइम कपल्ड रिसेप्टर, ठीक है। यानी एंजाइम कपल्ड रिसेप्टर, आपको नेम से ही पता चल जाना चाहिए कि ऐसे रिसेप्टर या तो वो उनका साइटोसोलिक डोमेन खुद एंजाइम की तरह काम करे, या फिर वो ऐसे प्रोटीन के साथ में अटैच हो जो कि एंजाइम की तरह काम करे। जैसे कि सिंपल सा बात है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा, ये बेसिक सी बात मैं आपको बता रही हूँ, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है फॉर एग्जांपल। तो जो आपके एंजाइम कपल्ड रिसेप्टर होते हैं वो इस तरीके से रहते हैं। एक तो ये डाइमर बनाते हैं, हमेशा ऑन एक्टिवेशन ये हमेशा डाइमर बनाते हैं। एक तो ये इनका आउटर डोमेन हो गया, आउटर डोमेन, ठीक है, जहाँ पे कि कोई भी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल आएगा और यहाँ पर बाइंड होगा। कोई भी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल आएगा, ठीक है, कोई भी सिग्नल आएगा तो वो यहाँ पर बाउंड होगा। दूसरा होता है ये एक ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन, जो कि आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो इस पे एम्बेडेड होगी, इसे हम ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन बोलते हैं। और तीसरा जो ये अंदर सेल के अंदर जो ये डोमेन है इसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक डोमेन, ठीक है। तो जो ये डोमेन है, यही डोमेन जो है वो किसकी तरह काम करता है, एंजाइम की तरह काम करता है। ये डोमेन क्या करता है, एक्ट लाइक एंजाइम, एंजाइम की तरह काम करता है। या फिर ये एंजाइम की तरह अगर काम ना करें तो ये दूसरे ऐसे प्रोटीन्स को रिक्रूट कर देगा अपने पास में, ऐसे दूसरे अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स को रिक्रूट करेगा जो कि एंजाइम की तरह काम करेगा। अब ये प्रोटीन जो है यहाँ पर एंजाइम की तरह काम करेगा, ठीक है। तो यही जो है वो एंजाइम कपल्ड रिसेप्टर की इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो इस स्लाइड में मैंने यही सब लिखा हुआ है, ठीक है। एंजाइम कपल्ड रिसेप्टर जो डिस्कवर हुए थे वो कैसे डिस्कवर हुए थे, क्योंकि इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है सेल ग्रोथ में, सेल प्रोलिफरेशन, सेल डिफरेंशिएशन एंड सेल सर्वाइवल में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, दैट्स वाई ये एक्ट एज अ ग्रोथ फैक्टर। इनका सिग्नल प्रोटीन क्या होता है, ग्रोथ फैक्टर होता है। कोई भी ग्रोथ, अगर आपके सेल को डिवाइड करना है या ग्रोथ करना है तो एंजाइम कपल्ड रिसेप्टर के थ्रू ही वो मेनली जो है वो ग्रोथ की सिग्नलिंग को
ट्रांसफ़र करते हैं कि सेल को कैसे पता चल रहा है कि उसे डिवाइड करना है, उसे बाहर से सिग्नल मिलता है तभी तो वो डिवाइड करता है ना। तो वो सिग्नल कौन रिसीव कर रहे हैं, यही रिसेप्टर, एंजाइम कपल्ड रिसेप्टर वो सिग्नल क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं और ट्रांसमिट कर रहे हैं सेल में, ताकि सेल जो है वो फर्दर डिफ्रेंशिएट हो, ठीक है, ग्रो हो, ठीक है, ये उसके सर्वाइवल के लिए, ये सब चीज़ों के लिए ये इंपॉर्टेंट है। The enzyme coupled receptor, however, can also mediate a direct, rapid reconfiguration of the cytoskeleton, changing cell shape and the way it moves. ये cytoskeleton के भी जो है कॉन्फ़िगरेशन को रैपिडली चेंज करता है, उसके मूवमेंट को चेंज करता है, सेल को मूवमेंट करने में भी हेल्प करता है। ओके अब जो हमारा एंजाइम कपल्ड रिसेप्टर है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, जिसको हम आरटीके भी बोलते हैं। ये लार्जेस्ट क्लास है एंजाइम कपल्ड रिसेप्टर की, और इसमें विद अ साइटोप्लाज्मिक डोमेन दैट फंक्शन एज अ टायरोसिन प्रोटीन काइनेज, जिसका कि जो साइटोप्लाज्मिक डोमेन है वो किसकी तरह काम करता है, टायरोसिन प्रोटीन काइनेज। यानी काइनेज का मतलब क्या हो गया, एज अगर किसी के लास्ट में आता है तो वो एंजाइम की तरह एक्ट करता है, ठीक है। तो इसका जो साइटोप्लाज्मिक डोमेन है वो टायरोसिन प्रोटीन काइनेज की तरह एक्ट करता है, जो कि किसी पर्टिकुलर टायरोसिन, स्पेसिफिक टायरोसिन वाले रेसिड्यू को जो है वो फॉस्फोराइलेट करता है और फिर उसके थ्रू सिग्नलिंग को ट्रांसमिट करता है। These receptor called receptor tyrosine kinase, या हम उसे शॉर्ट में आरटीकेज बोलते हैं, ठीक है। आरटीकेज लिगेंड सच एज एनजीएफ हो गया, इसके लिगेंड जो इस पे बाइंड करेंगे, ठीक है, जो सिग्नल मॉलिक्यूल आएगा इसके पास बाइंड करने के लिए, पीडीजीएफ हो गया, प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर हो गया, फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर हो गया, एफजीएफ, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर हो गया, ये सारे इस पर अटैच होंगे और सेल को डिवाइड करने का सिग्नल देंगे, ठीक है। सच जैसे कुछ इंसुलिन पाथवे भी ये रन करता है, ठीक है। बाइंडिंग लिगेंड प्रमोट्स द डाइमराइजेशन ऑफ आरटीके और एक्टिवेशन ऑफ द इंट्रिंसिक टायरोसिन काइनेजेस, ठीक है। और इससे जो है जो इंट्रिंसिक टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी, अगर कोई भी इसमें से लिगेंड इसमें बाइंड करेगा, जो भी ये सिग्नल मॉलिक्यूल है इसमें से कोई भी लिगेंड अगर इस पर बाइंड करता है आरटीके पे, तो वो क्या करता है, इंट्रिंसिक टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी को एक्टिवेट कर देता है और फर्दर ग्रोथ सिग्नलिंग, जिस भी टाइप की सिग्नलिंग आई होगी उसको आगे ट्रांसमिट कर देता है, ठीक है। तो आप सोच रहे होंगे कि मैम ने ये सब क्यों पढ़ाया, ये इसीलिए पढ़ाया ताकि आप एमटॉर पाथवे और एकेटी पाथवे को समझ सको। अब हम क्या पढ़ेंगे, एकेटी पाथवे पढ़ेंगे, PI3 काइनेज या एकेटी पाथवे। इसको समझने के लिए इसमें जो मेनली रिसेप्टर प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है, एक तो एंजाइम कपल्ड रिसेप्टर होता है और उसका भी जो टाइप है आरटीके वो प्रेजेंट इसमें होता है, ठीक है। दैट्स वाई मैंने आपको पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दिया ताकि जो भी बच्चे नए हो उनको थोड़ा सा समझ में आ सके, ठीक है। वैसे मैं इसको स्टार्टिंग और बेसिक से पढ़ाऊंगी, लेकिन आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो PI3 काइनेज और एकेटी पाथवे, एमटॉर पाथवे है, ठीक है। तो इसको ही हम जो है वो पढ़ेंगे आगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको जो अभी तक मैंने पढ़ाया वो जो है वो क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। नहीं भी हुआ होगा तो इन फ्यूचर में जो है वो फर्दर वीडियोज़ लेकर आऊँगी ऑन सेल सिग्नलिंग, ओके। So, a second major pathway of intracellular signaling downstream tyrosine kinase is also stimulated by some G protein, ठीक है। जो टायरोसिन काइनेजेस जो अभी हमने सिग्नलिंग पढ़ी, ये आरटीकेज की, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेजेस की, इनको कभी कभी जी प्रोटीन के थ्रू भी ये स्टिमुलेट होता है, यानी जी प्रोटीन के एक्टिवेशन से भी ये स्टिमुलेट होता है। इज बेस्ड ऑन द यूज ऑफ सेकंड मैसेंजर। जो सेकंड मैसेंजर होता है मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड, वो कौन सा होता है, PIP2, यानी फॉस्फोटिडिल इनिसिटॉल 4,5 बिस फॉस्फेट, ठीक है। PIP2 इज अ कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंपोनेंट है जो कि लोकलाइज किया रहता है इनर लीफलेट ऑफ द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। अभी इनर लीफलेट तो सबको क्लियर होगा, मैंने जो मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है वो मैंने अच्छे से आपको पढ़ाया हुआ है। आउटर लीफलेट कौन सी होती है, इनर लीफलेट कौन सी होती है, ठीक है। यहाँ पे दो लिपिड बाइलेयर होता है ना हमारा मेम्ब्रेन, तो जो अंदर वाली होती है वो इनर लीफलेट है जो साइटोसोल के पास वाली है, और जो आउटर लीफलेट है वो बाहर की तरफ वाली है, ठीक है। तो PIP2 कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इसका लोकेशन कहाँ है, इनर लीफलेट, ठीक है। कभी कभी बहुत सिंपल क्वेश्चंस भी आपसे पूछ लिए जाते हैं CSIR नेट में। आप सोचोगे कि ये इतना सा सिंपल सा है, इसे क्यों याद रखना है, लेकिन ऐसे बेसिक क्वेश्चन जो है आपसे पूछ लिए जाते हैं। CSIR नेट हो, चाहे DBT हो, चाहे गेट हो, कहीं भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इसका लोकेशन आपको पता होना चाहिए, इनर लीफलेट ऑफ द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। इट कैन बी फॉस्फोराइलेट एट 3 पोजिशन। अब जो हमारा PIP2 है इसको 3 पोजिशन पे फॉस्फोराइलेट किया जाता है बाय एंजाइम फॉस्फोटिडिल इनिसिटॉल 3 काइनेज, PI3 काइनेज के थ्रू इसको 3 पोजिशन पे फॉस्फोराइलेट किया जा सकता है, ठीक है।
So the form of PI3 kinase is activated by tyrosine kinase, has SH2 domain and is recruited and activated by association of the with receptor tyrosine kinase. अब होता क्या है गाइज, मैं आपको फिगर के थ्रू बताऊंगी तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. ये आपका क्या हो गया, रिसेप्टर टाइरोसिन काइनेज हो गया, यानी RTK हो गया. ठीक है, किसका एग्जाम्पल है ये, एंजाइम कपल्ड रिसेप्टर का एग्जाम्पल है ये रिसेप्टर. अब कोई भी सिग्नल आता है, ग्रोथ फैक्टर यहाँ पर आ गया, जैसे कोई ग्रोथ फैक्टर आ गया सेल के पास में, सिग्नल दे रहा है. ठीक है, तो अब इसका क्या होगा, इसका जो टाइरोसिन काइनेज है वो एक्टिवेट हो जाएगा. यहाँ पे देखो ऑटोफॉस्फोराइलेशन हो गया, ऑटोफॉस्फोराइलेशन हो गया, यानी इसका जो खुद का एंजाइम है, जो इस रिसेप्टर के अंदर टाइरोसिन काइनेज एंजाइम है, वो एक्टिवेट हो गया. अब जैसे ही ये एक्टिवेट होता है, इस पे फॉस्फोराइलेशन होता है, इसका फॉस्फोराइलेशन देख के PI3 काइनेज नाम का एंजाइम इस पे अटैच हो जाता है. जैसे ही PI3 का SH2 डोमेन, कौन सा डोमेन, SH2 डोमेन इस पर अटैच होता है, PI3 काइनेज हमारा क्या होता है, एक्टिवेट हो जाता है. अब ये भी क्या हो जाएगा, फॉस्फोराइलेट हो जाएगा और उसकी वजह से ये एक्टिवेट हो जाएगा. जैसे ही हमारा PI3 काइनेज एक्टिवेट होता है, क्योंकि ये एंजाइम है, तो ये एंजाइम क्या करता है, ये अपना सबस्ट्रेट देखता है, कौन सा है, PIP2 इसका क्या है, सबस्ट्रेट है. ये PIP2 पे जाके क्या कर देता है, इसकी 3 पोजीशन पे फॉस्फोराइलेशन कर देता है. ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, जो PI3 काइनेज है ये क्या कर देता है, PIP2 को कन्वर्ट कर देता है PIP3 में. ठीक है, PIP3 में अगर ये कन्वर्ट कर देता है तो अब PIP3 में जो है जैसे अब एक मॉलिक्यूल को तो करेगा नहीं ना. अब आप सोचो, सेल के अंदर एक एंजाइम या एक सबस्ट्रेट तो होगा नहीं, बहुत सारे एंजाइम होंगे, बहुत सारे सबस्ट्रेट होंगे, तो बहुत सारे PIP3 हमारे पास बन जाते हैं. देखो, एक PIP3 हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया. अब PIP3 जो है वो अलग अलग कंपोनेंट पे बाइंड करते हैं. जैसे यहाँ पर ये mTOR और अदर प्रोटीन्स के साथ में बाइंड कर रहा है, यहाँ पर AKT के साथ बाइंड कर रहा है, यहाँ पे PDK1 के साथ बाइंड कर रहा है. ठीक है, तो अब थोड़ा थ्योरी के थ्रू समझते हैं. ओके, सो जैसे ही फॉस्फोराइलेशन हुआ PIP2 का, इल्ड सेकेंडरी मैसेंजर, इसने क्या बना दिया, सेकेंडरी मैसेंजर बना दिया, जो कौन है, PIP3 बना दिया, यानी फॉस्फेटिडिल इनिस्टॉल 3,4,5 ट्राइफॉस्फेट, ये बना दिया, विच इज क्रिटिकल फॉर सिग्नलिंग सेल प्रोलिफरेशन एंड सर्वाइवल. ये सिग्नल बहुत इंपॉर्टेंट होता है सेल के प्रोलिफरेशन के लिए. प्रोलिफरेशन मतलब समझते हो ना, ग्रोथ के लिए, यानी डिवाइड करने के लिए, फर्दर डिवीजन के लिए, और सेल के सर्वाइवल के लिए भी. ठीक है, जब तक ये सिग्नल मिल रहा है तब तक सेल सर्वाइव कर रहा है. अगर ये सिग्नलिंग नहीं चली तो सेल को अपोप्टोसिस में भेज दिया जाएगा. ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सिग्नलिंग, सेल प्रोलिफरेशन एंड सेल सर्वाइवल के लिए PIP3 की सिग्नलिंग. ठीक है, तो PIP2 को किसने कन्वर्ट किया PIP3 में, आपके PI3 काइनेज ने. दैट्स वाई हम इसको क्या बोलते हैं, PI3 काइनेज पाथवे भी बोलते हैं, साथ में साथ AKT भी बोलते हैं. अब AKT का रोल समझेंगे. ठीक है, द की टारगेट ऑफ PIP3 इज सेरीन थ्रेओनिन काइनेज कॉल्ड AKT. ठीक है, अब इसका जो PIP3 का जो मेन जो टारगेट है, टारगेट तो इसके 3 है. ठीक है, लेकिन इसका जो मेन टारगेट है वो कौन है, AKT इसका टारगेट है. एक सेरीन थ्रेओनिन काइनेज नाम का एंजाइम है ये AKT, ये इसका मेन टारगेट है. अब PIP3 क्या करता है, AKT पे बाइंड करता है, और कौन से डोमेन पे बाइंड करता है ये भी आपको पता होना चाहिए, प्लेक्सट्रीन होमोलॉजी यानी PH डोमेन. ये भी आपको पता होना चाहिए कौन कौन से डोमेन पे बाइंड करता है. ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आपको CSIR नेट में 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है. ठीक है, तो प्लेक्सट्रीन होमोलॉजी यानी PH डोमेन पे PIP3 जो है AKT पे बाइंड करता है. This interaction result AKT to the inner face of the plasma membrane where it is the phosphorylated and activated by 2 other protein kinases PDK1 and mTORC2. ठीक है, अब जैसे ही इंटरेक्शन होता है, रिक्रूट करता है ये AKT के इनर फेज ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये 2 अदर प्रोटीन्स को भी एक्टिवेट करता है. 2 अदर कौन सी है, PDK1 एंड mTORC2. ठीक है, इनके पास में भी सेम PH डोमेन प्रेजेंट होता है जिस पे कि PIP3 बाइंड करता है. ठीक है, जैसे मैंने आपको फिगर के थ्रू बताया था कि अब बहुत सारे PIP3 बना दिए. अब एक ऐसा तो है नहीं कि एक सबस्ट्रेट और एक प्रोडक्ट बनेगा, नहीं, बहुत सारे सबस्ट्रेट होंगे, बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनेंगे, तो बहुत सारे PIP3 बने. मेनली जो PIP3 बाइंड करता है वो AKT इनका मेन टारगेट होते हैं, लेकिन इनके अदर टारगेट भी होते हैं, जैसे PDK1 और mTORC2, इन दोनों पे भी ये बाइंड करते हैं. ठीक है, अब इन दोनों पे बाइंड करने का जो रिजल्ट होता है, द फॉर्मेशन ऑफ PIP3 does result in the association of PDK1, mTOR as well as AKT with the plasma membrane leading to the phosphorylation and activation of AKT. अब इसने क्या कर दिया, जैसे मैंने आपको बताया कि PIP2 जो है वो क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाला
मतलब इनर लीफलेट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। PIP3 भी वहीं प्रेजेंट होता है। तो अब जब PIP3 प्रोडक्ट बना तो इसने क्या कर दिया, AKT, PDK1, mTOR को सबको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नियर लेकर आ गया, वहीं उनको पकड़ लिया। ठीक है, इन सबको यहीं पर बाइंड कर लिया इनके साथ में। अब जो PDK1 है और mTOR1 है ये भी मदद करेंगे एक्टिवेशन ऑफ AKT। ये भी किस में मदद करेंगे, एक्टिवेशन ऑफ AKT। ठीक है, ये दोनों के दोनों किस में हेल्प कर रहे हैं, mTOR C2 और PDK1 दोनों के दोनों AKT के एक्टिवेशन में हेल्प कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। Once activated, AKT phosphorylate number of target proteins including proteins that direct regulate the cell survival such as BAT, transcription factor and other protein kinases। अब जैसे ही AKT फॉस्फोराइलेट होता है तो AKT हमारा कैसा प्रोटीन है, ये क्या कर रहा है, सेल सर्वाइवल को इंक्रीज कर रहा है, सेल प्रोलिफरेशन को इंक्रीज कर रहा है। तो इसको हम अगर हम कैंसर के सेंस में बोलें तो ये ट्यूमर सप्रेसर जीन है या प्रोटोन जीन है। तो ये कैसा जीन है, प्रोटोऑन्को जीन्स की कैटेगरी में आता है क्योंकि ये सेल सर्वाइवल को रेगुलेट कर रहा है। अब गाइस ये क्या करता है, यहाँ पर जरा देखें हम फिगर के थ्रू, ये क्या कर रहा है, एक्टिवेट होने के बाद जैसे इस पे फॉस्फोराइलेशन हुआ, एक्टिवेट हुआ, इसने बैड को इनहिबिट कर दिया। अब बैड क्या है, बैड आपको पता होना चाहिए ये क्या है, एपोप्टोसिस में मैंने आपको पढ़ाया हुआ था। ठीक है, एपोप्टोसिस में ये जो प्रोटीन है बैड, ये क्या करता है, ये कैसा है, प्रो अपोप्टोटिक प्रोटीन है, यानी ये अपोप्टोसिस को प्रमोट करता है। दिस प्रोटीन इज प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये क्या करता है, प्रमोट करता है, प्रो मतलब प्रमोट करना है, अपोप्टोसिस को प्रमोट कर रहा है। लेकिन अगर AKT इसे ही इनहिबिट कर दे तो सेल का कभी अपोप्टोसिस होगा ही नहीं। तो क्या होगा, सेल हमेशा सर्वाइव करेगा। ठीक है, ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ आपको यूट्यूब वीडियोज़ में। एपोप्टोसिस पढ़ लेना डिटेल में, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एपोप्टोसिस से रिलेटेड प्रोटीन आपको यहाँ सेल सिग्नलिंग में भी पूछे जाएंगे, कैंसर में भी पूछे जाएंगे रिलेट करके। ठीक है, अलग अलग जगह जो है ये प्रोटीन पूछे जाते हैं। तो आपको फंक्शन सबका पता होना चाहिए। जो मेजरली मैंने आपको 3 टाइप के प्रोटीन पढ़ाए थे। ठीक है, एंटी अपोप्टोटिक प्रोटीन, प्रो अपोप्टोटिक प्रोटीन और BH ओनली। BH ओनली ये किसके कैटेगरी में आता था, BH ओनली। BH ओनली मतलब इसमें एक ही BH डोमेन होता था। ठीक है, बाकियों में मोर देन 1 BH डोमेन होता था। ठीक है, और ये प्रो अपोप्टोटिक प्रोटीन है, यानी ये सेल को अपोप्टोसिस की तरफ ले जाता है। तो अब उसी को क्या कर रहा है, AKT इनहिबिट कर दे रहा है। नेक्स्ट है सर्टेन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को इनहिबिट कर देता है। दूसरा है GSK3 को इनहिबिट कर देता है। ठीक है, अभी GSK3 के बहुत सारे रोल होते हैं। ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे GSK3 के और भी रोल। इंसुलिन पाथवे में अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा किसी ने, तो इंसुलिन पाथवे में ये क्या करता है, ये जो ग्लाइकोजन सिंथेज नाम का एंजाइम होता है ये उसे इनहिबिट कर देता है GSK3। अगर GSK3 आपका एक्टिवेट है तो ग्लाइकोजन सिंथेज नाम के एंजाइम को इनहिबिट कर देगा। अगर ग्लाइकोजन सिंथेज नाम का एंजाइम नहीं बचेगा तो ग्लाइकोजन की कभी भी सिंथेसिस नहीं होगी। ठीक है, तो ये जनरली ये क्या करता है, ग्लाइकोजन की सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। लेकिन इसके और भी बहुत सारे रोल है, जैसे ये मेटाबॉलिज्म ट्रांसलेशन ऑफ फैक्टर EIF2B को एक्टिवेट कर देता है। और ये EI2FB जो है वो ये ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन फैक्टर है, यानी ये जो है ट्रांसक्रिप्शन को डाउन रेगुलेट कर देता है, जिसे मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी इसके बारे में। पहले यहाँ पे छोटा सा पॉइंट छूट गया है। AKT फॉस्फोराइलेट अ नंबर ऑफ प्रोटीन दैट रेगुलेट सेल प्रोलिफरेशन एंड सेल सर्वाइवल। ठीक है, तो ये मेन इंपॉर्टेंट बात है कि जो AKT है वो ऐसे प्रोटीन्स को और सेल प्रोलिफरेशन ऐसे प्रोटीन्स को एक्टिवेट करता है जो कि सेल को सर्वाइवल की ओर ले जाता है, सेल को प्रोलिफरेट करता है। ठीक है, इतनी बात आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हो गई होगी। ठीक है, द क्रिटिकल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर टारगेटेड बाय AKT इंक्लूड द मेंबर ऑफ फॉक्सो फैमिली। फॉक्सो फैमिली के मेंबर भी इसमें इंक्लूड होते हैं। ठीक है, अभी ये फॉक्सो फैमिली के मेंबर क्या करते हैं, इनका क्या रोल है, इसको हम समझते हैं। जब फॉस्फोराइलेशन होता है फॉक्सो का बाय AKT क्रिएट्स बाइंडिंग विद द साइटोसोलिक चैपरोनिन 1433 प्रोटीन दैट सीक्वेस्टर विद द फॉक्सो एंड इनएक्टिव द फॉर्म ऑफ साइटोप्लाज्म। चलो मैं पहले फिगर के थ्रू आपको बताती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, देन हम थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर देखो, जैसे कोई अभी बेचारे सेल को कोई ग्रोथ फैक्टर नहीं मिल रहा है, जस्ट फॉर एग्जांपल कोई ग्रोथ फैक्टर नहीं मिल रहा है, तो कुछ भी एंजाइम एक्टिवेट नहीं होगा, कुछ भी जो हमारा AKT पाथवे है वो नहीं चलेगा, AKT एक्टिवेट नहीं होगा। अभी जब सेल में AKT एक्टिवेट नहीं है तो आपको अगर ये दिख रहा होगा डायग्राम, तो यहाँ पर फॉक्सो एक्टिवेट है। ये क्या है, फॉक्सो एक्टिवेट है। फॉक्सो एक्टिवेट है
ठीक है। तो जैसे ही फॉक्सो जो प्रोटीन है वो जैसे ही न्यूक्लियस में जाएगा, किसी पर्टिकुलर जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन करेगा, तो ये ऐसे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ऐसे फॉक्सो इंड्यूस जीन का ट्रांसक्रिप्शन करता है जो कि सेल को सर्वाइवल की ओर नहीं ले जाता है, जो सेल को प्रमोट करता है डेथ के ऊपर, यानी सेल का अपोप्टोसिस करवाता है या सेल डेथ को प्रमोट करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा होगा, यहाँ पे देखो, जब कोई भी ग्रोथ फैक्टर नहीं होता है, कोई भी सिग्नलिंग नहीं होती है और AKT जो है एक्टिवेट नहीं होता है, तो फॉक्सो रिलीज होता है फ्रॉम 1433 नाम के एक प्रोटीन से रिलीज हो जाता है और ट्रांसलोकेट हो जाता है न्यूक्लियस में, स्टिमुलेट करता है ट्रांसक्रिप्शन ऑफ दोज जीन्स दैट इनहिबिट द सेल प्रोलिफरेशन और सेल को इंड्यूस करता है टूवर्ड्स डेथ। ठीक है, ये इसका फॉक्सो जीन का फंक्शन है। ठीक है, लेकिन अगर हम देखें कि जब हमारा AKT पाथवे चल पड़ता है तो AKT इज द प्रोटीन काइनेज GSK3 विच रेगुलेट द मेटाबॉलिज्म एज वेल एज सेल प्रोलिफरेशन एंड सेल सर्वाइवल। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखो, ये फिगर आई थिंक अगर आपको क्लियर नहीं है तो मेरे पास शायद दूसरा फिगर होगा, यहाँ ऐसे देखो। अब जैसे ही हमारा ग्रोथ फैक्टर आ गया प्रेजेंस ऑफ ग्रोथ फैक्टर, तो हमारा ये सारा पाथवे चल गया जो अभी तक मैंने आपको पढ़ाया। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं, हमारा AKT तक एक्टिवेट हो चुका है। ठीक है, AKT एक्टिवेट हो चुका है। अब जैसे ही AKT हमारा एक्टिवेट होता है, ये इसको फॉक्सो को फॉस्फोराइलेट कर देता है। इसको क्या कर देता है? फॉस्फोराइलेट। बेचारा फॉक्सो जैसे ही फॉस्फोराइलेट होता है, ये इसके फॉस्फोराइलेशन होने से जो 1433 नाम का प्रोटीन है ये इसे पकड़ लेता है और इसको न्यूक्लियस में जो है वो नहीं जाने देता है। ठीक है, जिससे कि फॉक्सो जो है वो साइटोसोल में ही रह जाता है और फिर ये किसी भी ऐसे जीन का, फॉक्सो इंड्यूस जीन का एक्सप्रेशन नहीं कर पाता है, जिससे कि सेल सर्वाइवल इंक्रीज हो जाता है। आई बात समझ में? बहुत ही सिंपल है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। ठीक है, इसलिए मैंने छोटे छोटे पीसेस में मैं आपको पढ़ा रही हूँ। पहले पूरा AKT पाथवे, AKT तक हमने पढ़ा, अब हमने फॉक्सो का रोल पढ़ लिया, फॉक्सो का रोल क्या है और AKT से क्यों इनहिबिट करता है ये भी हमने पढ़ लिया। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें क्लियर हो गई। अब हम आते हैं GSK3 के पास में। ओके, नाउ अदर जो टारगेट है AKT के वो है GSK3। GSK3 के बारे में मैंने अभी आपको बताया, ग्लाइकोजन सिंथेज काइनेज 3। ये रेगुलेट करता है मेटाबॉलिज्म एज वेल एज सेल प्रोलिफरेशन और सेल सर्वाइवल। ठीक है, ये सर्वाइवल करने का काम किसका है? AKT का। और ये किसको इनहिबिट करता है? GSK3 को। जैसे फॉक्सो को इनहिबिट करता है, GSK3 को भी AKT जो है GSK3 को फॉस्फोराइलेट करता है और बेचारा GSK3 इनहिबिट हो जाता है। द टारगेट ऑफ GSK3 का टारगेट क्या है? इसमें जो है कुछ सर्टेन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं और ट्रांसलेशन इनिशिएशन फैक्टर जैसे EIF2B है। जब भी EI2FB को ये फॉस्फोराइलेट करता है GSK3, तो ये जो है डाउन रेगुलेट कर देता है किसको? ट्रांसलेशन इनिशिएशन को, यानी ट्रांसलेशन ये नहीं होने देता। डाउन रेगुलेट का मतलब क्या हो गया? गिरा देना, यानी नीचे हो जाता है। ट्रांसलेशन हमारा इनिशिएट नहीं हो पाता है, प्रोटीन सिंथेसिस हमारी नहीं हो पाती है। क्यों नहीं हो पाती है? क्योंकि GSK3 ने क्या कर दिया है? फॉस्फोराइलेट कर दिया EIF2B को। ठीक है, अब GSK3 प्रोवाइड अ लिंक बिटवीन ग्रोथ फैक्टर सिग्नलिंग एंड कंट्रोल ऑफ सेलुलर प्रोटीन। और ये भी कहा जाता है कि जो GSK3 है, क्योंकि ये क्या कर रहा है? लिंक बना रहा है। एक तो ग्रोथ फैक्टर वाली सिग्नलिंग और एक प्रोटीन सिंथेसिस वाली सिग्नलिंग के बीच में लिंक है। अगर ग्रोथ फैक्टर आ गया तो GSK3 इनहिबिट हो जाएगा। ठीक है, AKT उसे इनहिबिट कर देगा और अब फिर क्या होगा? हमारा सेलुलर प्रोटीन सिंथेसिस इजीली हो जाएगा। लेकिन अगर GSK3 को इनहिबिट करने वाला कोई नहीं आया तो ये इसने क्या कर देना है? फॉस्फोराइलेट कर देना है EIF2B को, जिससे कि ट्रांसलेशन डाउन रेगुलेट हो जाएगा और हमारा कोई भी प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब गाइज ये बताओ कि फॉक्सो और GSK3 का रोल लगभग सेम है, मतलब इसका काम है कि सेल प्रोलिफरेशन को डिक्रीज करना, सेल को डेथ की तरफ ले जाना या प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होने देना। तो अब फॉस्को और GSK3 के कैरेक्टर आपको थोड़े थोड़े सेम लग रहे हैं और AKT से अपोजिट लग रहे हैं। तो अब ये कैसे प्रोटीन होंगे? प्रोटॉन को जीन होंगे या ट्यूमर सप्रेसर जीन होंगे? ये आपको खुद सोचना है, ये भी आपको सोचते रहना है साथ साथ में। ठीक है, क्योंकि कैंसर से रिलेट करके आपको बहुत सारा पूछा जाता है। The studies concerning the upstream control of GSK3 activity, especially AKT kinase, suggest that GSK3 is a tumor growth suppressor. कैसा है ये? ट्यूमर ग्रोथ सप्रेसर है, क्योंकि AKT के अपोजिट काम कर रहा है।
Because activation AKT inhibit GSK3 and beta catenin subsequently accumulates. After AKT inhibition, GSK3 actively reinstate and proliferation slows down. जैसे ही अगर AKT इनिबिट हो गया तो GSK3 अपना रोल दिखाने लग जाता है और वो प्रोलिफरेशन को बहुत ही स्लो डाउन कर देता है. ठीक है, तो आई होप आप लोगों को इतनी बात जो है वो समझ में आ गई होगी अबाउट फॉक्सो एंड GSK3. स्टिल अगर आपको कन्फ्यूज़न होता है तो आप लोग जो है वो पूछ सकते हो. ठीक है, ओके. तो ये सारा डायग्राम आप लोगों को क्लियर हो गया है. ठीक है, ये फॉक्सो वाला ही डायग्राम है. नाउ अब हम पढ़ेंगे एमटोर पाथवे. एमटोर पाथवे कोई अलग नहीं है, AKT के साथ का ही पाथवे है. ठीक है, एमटोर जैसे मैंने बताया था आपको, एमटोर C2 को एक्टिवेट करता है PIP3. ठीक है, जैसे एमटोर C2 AKT और PDK1 इन सबको एक्टिवेट कर रहा है. ठीक है, तो अब वही पाथवे हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, कुछ अलग नहीं है, बस उसी का आगे का वर्जन है. The mTOR pathway is a central regulator of cell growth that couples the control protein synthesis to the availability of the growth factor, nutrient and energy. अब mTOR pathway क्या करता है, कैसे रेगुलेट करता है सेल ग्रोथ को? ये एक्चुअल में कंट्रोल करता है प्रोटीन सिंथेसिस. ठीक है, और ये प्रोटीन सिंथेसिस को कैसे कंट्रोल करता है? अवेलेबिलिटी ऑफ ग्रोथ फैक्टर, न्यूट्रिएंट एंड एनर्जी. मतलब सीधी सी बात है, अगर आपके सेल के पास ग्रोथ फैक्टर है, न्यूट्रिएंट है, एनर्जी है, तब तो ये बोलेगा कि चलो सेल तुम क्या कर लो, प्रोलिफरेट कर लो, डिवीज़न कर लो, ग्रोथ कर लो. लेकिन अगर सेल के पास, बेचारे के पास एनर्जी नहीं है, न्यूट्रिएंट ही नहीं है, ग्रोथ फैक्टर ही नहीं है, तो वो कहाँ से डिवाइड करेगा? तब वो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा. ग्रोथ कर पाएगा? नहीं कर पाएगा. तो उसी को रोकने के लिए ये mTOR पाथवे आया है. ठीक है, यानी कि बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझो, अगर आपके पास खाना नहीं है, ठीक है, और अभी आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है या बहुत भूखे हो और आपको बोल दिया जाए कि आप दौड़ो, यहाँ से जाके दौड़ो, 2 किलोमीटर दौड़ के आओ, तो आप दौड़ पाओगे? और कड़ी धूप में दौड़ना है, नहीं दौड़ पाओगे ना. आप क्या बोलोगे कि मुझे क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए. पहले एनर्जी चाहिए तभी आप दौड़ पाओगे. ऐसे ही सेल है, तो सेल के पास खुद का वो नहीं है, मतलब वो खुद से वो नहीं करता है. तो यहाँ पे पूरी सिग्नलिंग की मॉलिक्यूल चली होती है. अगर सेल के पास एनर्जी प्रॉपर है, ग्रोथ फैक्टर है, न्यूट्रिएंट की कोई कमी नहीं है, तब तो सेल चाहे कितना चाहे ग्रो कर ले, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन बेचारे सेल के पास अगर न्यूट्रिएंट की ही कमी हो जाएगी, फिर वो कहाँ से ग्रो करेगा? ठीक है, तो उसी के बेसिस पे mTOR पाथवे चल पड़ता है. ठीक है, दिस इज accomplished via regulation of mTOR by multiple signaling including PI3 kinase AKT pathway. ठीक है, तो इसमें मल्टीपल सिग्नलिंग होती है, जैसे PI3 AKT पाथवे की, उसी के सिग्नलिंग के थ्रू ये चल पड़ता है. The mTOR protein kinase exists in 2 distinct complex in cell. 2 कॉम्प्लेक्सेस में प्रेजेंट होता है. एक तो mTOR C2 कॉम्प्लेक्स जो हमने अभी पढ़ा. ठीक है, वन ऑफ द प्रोटीन काइनेज दैट फॉस्फोराइलेट एंड एक्टिवेट AKT, जो कि AKT को क्या करता है? एक्टिवेट करता है. अभी पढ़ा है ना हमने डायग्राम में, ये वाला mTOR C2 जो कि किसको एक्टिवेट कर रहा है? AKT को एक्टिवेट कर रहा है. ठीक है, ओके. सेकेंड वन इज, एक है mTOR C1 कॉम्प्लेक्स. ये हमने अभी तक नहीं पढ़ा. mTOR C1 कॉम्प्लेक्स जो है वो एक्टिवेट करता है डाउन स्ट्रीम ऑफ AKT एंड फंक्शन टू रेगुलेट प्रोटीन सिंथेसिस. ये क्या करता है? डाउन स्ट्रीम यानी AKT, ये एक्टिवेट करता है AKT को थ्रू डाउन स्ट्रीम, यानी AKT इसको एक्टिवेट करता है, सॉरी, मतलब AKT जो है mTOR C1 को एक्टिवेट करता है और रेगुलेट करता है प्रोटीन के सिंथेसिस को. mTOR C1 is regulated by RAS-related GTP protein RAB. RAS-related GTP protein RAB, ये इसको रेगुलेट करता है mTOR C1 को, which in turn regulate the GTPase activate the protein TSC. ठीक है, अब थोड़ा डायग्राम से समझते हैं. मुझे लगता है आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे थोड़ा बहुत. ठीक है, तो डायग्राम से अच्छे से समझते हैं. ठीक है, ओके. इतनी बात सबको क्लियर हो गई होगी कि कैसे रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज से एक्टिवेट हुआ PI3 काइनेज, उसने PIP2 को कन्वर्ट किया PIP3 में. PIP3 ने AKT, mTOR और PDK1 को एक्टिवेट किया, mTOR C1 को, ठीक है, C2 को सॉरी, और इन सब ने AKT को एक्टिवेट किया. AKT हमारा फाइनली एक्टिवेट हो चुका है. इतना तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि फाइनली जो है ये एक्टिवेट हो चुका है. ठीक है, अब ये एक्टिवेट हो चुका है, तो अब सेल में क्या कंडीशन है? मैंने आपको बताया कि अगर सेल के पास पूरी एनर्जी वगैरह है तब तो सही है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन अगर सेल के पास एनर्जी नहीं है तो वो कहाँ से काम करेगा? वो नहीं काम कर सकता है. ठीक है,
तो अब होता क्या है, कंडीशन क्या है, जैसे ये डायग्राम है, ये आपको शायद क्लियरली विजिबल नहीं हो पा रहा होगा क्योंकि ये थोड़ा सा ब्लरिश लग रहा है, ठीक है। ये इसको मैंने थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाया हुआ है नेक्स्ट डायग्राम्स में, ठीक है। तो फिर भी अगर थोड़ा बहुत दिख रहा होगा तो ये देखो, अगर लो एनर्जी की कंडीशन होती है, फॉर एग्जाम्पल सेल के पास एनर्जी नहीं है, न्यूट्रिएंट नहीं है, तो वो एक AMP के नाम के प्रोटीन जो है इसे सेंस कर लेता है। ये क्या करता है, सेल की एनर्जी को सेंस कर लेता है कि सेल में अभी एनर्जी नहीं है। तो जब सेल के पास न्यूट्रिएंट नहीं है तो ये बोलता है TSC को कि तू एक्टिवेट हो जा, सेल के पास अभी कुछ भी नहीं है, ये प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर सकता है। प्रोटीन सिंथेसिस क्यों चाहिए, तभी तो आगे सेल प्रोलिफरेट करेगा, डिवाइड करेगा, है ना। प्रोटीन सिंथेसिस ही नहीं होगी तो डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो ये TSC को बोलता है कि अभी जो है एनर्जी नहीं है, तो तुम्हें जो है इनिबिट करना होगा किसको, रैब को, रैब नाम के प्रोटीन को। ये एक GTPase प्रोटीन है, GTPase पे बाइंड करता है, इसको तुम्हें इनिबिट करना होगा। ये बेचारा इसको इनिबिट करता है। देन उसके बाद जैसे ही रैब इनिबिट होता है, अब रैब का काम था mTOR को एक्टिवेट करने का। mTOR को एक्टिवेट करने का काम किसका था, रैब का। लेकिन अब रैब ही इनिबिट हो गया तो क्या mTOR एक्टिवेट होगा, नहीं होगा, mTOR एक्टिवेट नहीं होगा। तो mTOR एक्टिवेट नहीं होगा तो mTOR का फंक्शन क्या था, ये क्या करता था, SB काइनेज नाम के प्रोटीन को एक्टिवेट करता था। यहाँ से नीचे मैं आपको जूम आउट करके दिखा देती हूँ, शायद विजिबल ना हो रहा होगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पे देखा, रैब एक्टिवेट करता था mTOR को। अभी mTOR रैब तो इनिबिट हो गया TSC की मदद से, तो अभी रैब जो है वो काम नहीं कर सकता। रैब काम नहीं करेगा तो mTOR भी एक्टिवेट नहीं होगा। mTOR एक्टिवेट नहीं होगा तो mTOR जो है एक तो ऑटोफैगी को भी इनिबिट कर रहा था, दूसरा ये इनिबिट कर रहा था ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन फैक्टर EIF4EBP1 को। ये फैक्टर जो है वो ट्रांसलेशन को इनिबिट करता है इनडायरेक्टली, जैसे इस प्रोटीन को इनिबिट करके फिर ट्रांसलेशन यहाँ पर नहीं हो पाता है। साथ ही साथ mTOR एक्टिवेट कर रहा था किसको, S6 काइनेज को। S6 काइनेज को एक्टिवेट करने से ये राइबोसोमल प्रोटीन S6 को एक्टिवेट कर रहा था, जिससे कि ट्रांसलेशन इंक्रीज होता था। लेकिन अब जब mTOR ही एक्टिवेट नहीं हुआ तो क्या ये पाथवे चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा, ये कोई पाथवे नहीं चलेगा। दूसरा ये इसको इनिबिट कर रहा था, अब इसको कोई इनिबिट कर पाएगा, mTOR तो ऑलरेडी इनिबिट हो चुका है, तो अब इसको इनिबिट करने वाला कोई नहीं बचा। तो अब ये क्या है, एक्टिवेट है, ये एक्टिवेट है, तो ये एक्टिवेट है, इसने डायरेक्टली इसको इनिबिट कर दिया, ये इनिबिट हो गया। ये इसका काम क्या था, ट्रांसलेशन को करना। तो अब ट्रांसलेशन होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इसने क्या कर दिया, इसको इनिबिट कर दिया। आपको साइन तो समझ में आता है ना, ये साइन जो है वो इनिबिशन के हैं और ये साइन जो है वो एक्टिवेशन के हैं, ठीक है। आई बात समझ में, ठीक है। तो mTOR का फंक्शन समझ गए। mTOR का फंक्शन क्या था, कैसे ये इनिबिट कर रहा है, ये सारी चीजें आप लोग समझ गए होंगे। मैं इसको इरेज कर देती हूँ, ठीक है, ताकि PDF डाउनलोड करके आपको क्लियरली विजिबल हो सके, ठीक है। PDF में आपको कोई दिक्कत ना हो, इसको भी मैं इरेज कर देती हूँ, ओके। अब ये तो थी बात जब लो एनर्जी है, अमाइनो एसिड्स भी कम है, लो अमाइनो एसिड्स भी mTOR को इनिबिट करते हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि सेल के पास, बेचारे के पास आ गया कि ग्रो करना है, ग्रोथ फैक्टर आ गया और एनर्जी भी ठीक ठाक है, सेल के पास में न्यूट्रिएंट भी ठीक ठाक है। तो अब क्या होगा, AKT पाथवे चल पड़ेगा। तो अब जब AKT पाथवे चल पड़ेगा तो TSC को AKT पाथवे इनिबिट कर देता है। अभी AMP के TSC को एक्टिवेट कर रहा था, ये चल पड़ा तो इसने क्या कर दिया, TSC को इनिबिट कर दिया। TSC इनिबिट हो गया तो इसने क्या कर दिया, TSC अगर इनिबिट हो गया, अब यही इनिबिट हो गया तो क्या ये इसको इनिबिट कर पाएगा, अब यही मर चुका है तो ये क्या अब रैब को इनिबिट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। यानी रैब क्या हो जाएगा, अब एक्टिवेट हो जाएगा। रैब एक्टिवेट हो गया तो रैब किसको रेगुलेट करता है, mTOR को। ये mTOR को क्या करता है, एक्टिवेट करता है, इनिबिट करता है, एक्टिवेट करता है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्टिवेट। जैसे ही एक्टिवेट होगा ये ऑटोफैगी, यानी सेल का जो ऑटोफैगी होता है उसको इनिबिट कर देगा, सेल को किसी को खाने नहीं देगा, ठीक है। साथ ही साथ लो अमाइनो एसिड इसको इनिबिट कर रहे थे, अब तो है नहीं लो अमाइनो एसिड, तो अब ये क्या है, एक्टिवेट है। जब ये एक्टिवेट है तो अब ये डायरेक्टली एक्टिवेट कर सकता है S6 काइनेज को, और S6 काइनेज एक्टिवेट करेगा राइबोसोमल प्रोटीन 6 और ये फाइनली जो है वो ट्रांसलेशन करवा देगा। साथ ही साथ mTOR इनिबिट करता है EIF4
EBP1 को, ठीक है। और जब ये इनिबिट हो जाता है, ये बेचारा इनिबिट हो गया, ये नहीं रहा, तो अब ये इसको कोई इनिबिट करने वाला बचा EIF21 को? नहीं, ये तो फ्री घूम रहा है। अब इसे कोई इनिबिट करने वाला नहीं बचा, क्योंकि इसके दुश्मन को तो इसने मार दिया। तो अब ये फ्रीली घूम रहा है, तो अब ये फ्रीली क्या कर सकता है? ट्रांसलेशन कर सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रांसलेशन रेगुलेट होता है थ्रू mTOR पाथवे। AKT mTOR पाथवे भी हम इसे बोल सकते हैं, या mTOR पाथवे भी हम इसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो है वो रेगुलेशन होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर स्टिल नहीं समझ में आता है तो भी आप लोग पूछ सकते हो ग्रुप में भी पूछ सकते हो, टेलीग्राम चैनल के साथ ही साथ यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो। नेक्स्ट है AKT, ये हमने पढ़ लिया। mTOR रेगुलेट द RAS रिलेटेड GTP बाइंडिंग प्रोटीन RAB, जो कि रेगुलेट करता है, रेगुलेट TSC से क्या करता है? रेगुलेट करता है। नेक्स्ट है AKT फॉस्फोराइलेट इनिबिट TSC। AKC हमने जान लिया कि AKT जो है TSC को इनिबिट करता है, जिससे कि एक्टिवेशन हो जाता है mTOR C1 का, और इन रिस्पॉन्स टू ग्रोथ स्टिमुलेशन। नेक्स्ट है TSC जो है रेगुलेटेड बाय अनदर प्रोटीन काइनेज कॉल्ड AMPK काइनेज, एक्टिवेटेड काइनेज, जो कि किसको सेंस करता है? लो एनर्जी को। AMPK सेंस एनर्जी स्टेट ऑफ द सेल। ये हमेशा सेंस का, इसका काम क्या है? एनर्जी स्टेट ऑफ द सेल को सेंस करना। और ये एक्टिवेट होता है हाई रेशो ऑफ AMP टू ATP, यानी जब AMP का रेशो ज़्यादा होगा ATP से। ATP क्या है? एनर्जी का मेजर सोर्स तो ATP है ना, AMP नहीं है। तो जब AMP बढ़ जाएगा सेल में, तो ये सेंस कर लेगा कि लो एनर्जी है, अभी इस पूरे पाथवे को इनिबिट करना है, तो ये TSC की मदद से ही पूरे पाथवे को इनिबिट कर देता है, ठीक है। आई बात समझ में? तो अगर आपको कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि सेल में अगर लो एनर्जी है तो उसे कौन सा प्रोटीन सेंस करता है, तो आपको पता होना चाहिए AMPK नाम का प्रोटीन उसे सेंस करता है, ठीक है। तो आई होप सभी स्टूडेंट्स को जो है वो क्लियर हो चुका होगा ये पाथवे। ये दूसरी बुक से है, ये पाथवे थोड़ा शॉर्ट में था, आई थिंक ब्रूस एल्बर्ट की बुक से है ये, ठीक है। ब्रूस एल्बर्ट की बुक से है ये डायग्राम। तो ये काफ़ी शॉर्ट था, तो मैंने आपको ज़्यादा डिटेल वाला डायग्राम पढ़ा दिया, ठीक है। जैसे ग्रोथ फैक्टर आते हैं, ये RTK एक्टिवेट होते हैं, PI3 काइनेज एक्टिवेट होता है, फाइनली AKT एक्टिवेट होता है, जो कि इनिबिट करता है प्रोटीन डिग्रेडेशन को, इनिबिट करता है और स्टिमुलेट करता है प्रोटीन सिंथेसिस को, जिससे कि सेल ग्रोथ जो है वो इंक्रीज होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी ये फिगर में जो लिखा होता है इसको भी पढ़ लेना अपनी तरफ से, ठीक है, क्योंकि मैंने तो आपको समझा दिया है सारी चीज़ें, लेकिन अगर कुछ चीज़ें रह जाती हैं तो आप इनसे पढ़ सकते हो। ऐसे मैंने सब कुछ बता ही दिया है आपको, स्टिल आप ये बॉक्सेस छोड़ना मत, मतलब जो भी बॉक्सेस मैंने आपको दे रखे हैं, ये जो भी मैंने स्लाइड्स में लिखा है उस सबको आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो आई होप mTOR और AKT पाथवे में अब किसी भी स्टूडेंट को जो है कोई भी डाउट नहीं रहेगा, सबको क्लियर हो जाएगा कि क्या mTOR पाथवे होता है, क्या AKT पाथवे होता है, ठीक है। सो गाइस, कैसा लगा वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें और देवराड़ी पाठशाला को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।